हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कौन सहारा बना अनाथ बच्चियों का। बनारस के पक्का महल इलाके के इस घर में टिया और रिया के रोने की आवाज़ें सुन सुनकर आसपास के लोगों को भी चैन नहीं आ रहा था। ये समय भी तो ऐसा ही था। महामारी ने लोगों को मजबूर कर दिया था। वो चाह कर भी इन 8 साल की जुड़वा बहनों को गले लगाकर चुप नहीं करवा पा रहे थे। कोरोना देखते ही देखते इन बच्चियों का सब कुछ छीन ले गया था। दादा दादी, राम शरण और सुमन और टिया, वरिया के मम्मी पापा सब एक एक करके कोरोना के शिकार होते गए थे। अब ये बच्चियां हर तरफ से अकेली थीं। कोई नहीं था जो इनके सिर पर हाथ रखता। पड़ोसी सावधानी बरतते हुए किसी तरह खाने के लिए कुछ दे जाते। शाम होते होते बच्चियां डर कर ऐसे रोती कि सुनने वालों के दिल दहल जाते। इन घरों की बनावट किसी बंद किले से कम नहीं थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया से तो जैसे कट जाती। बस घर में काम करने वाली दया कोरोना के माहौल की परवाह न करते हुए इन बच्चियों के पास ही रुक गई थी। सो दोनों को घर में एक इंसान तो दिख रहा था। इस गली में सभी घर बाहर से एकदम बंद से दिखते। ये भी बहुत पुराना बना मकान था। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर दया के लिए एक छोटा सा कमरा और वॉशरूम था। दया यहाँ पर सालों से थी। पुराने सामान से भरा एक स्टोर था। घर का बड़ा सा दरवाजा बंद ही रहता। उसे खोलने के लिए एक बड़ी सी चेन कुछ इस तरह से बंधी रहती कि उसे खींचकर ऊपर से भी दरवाजा खोला जा सके। पहले ऊपर से देख लिया जाता कि कौन है, फिर ही दरवाजा खोला जाता। सुरक्षा की दृष्टि से तो घर पूरी तरह सेफ था, पर अकेला घर अब अजीब से सन्नाटे से घिरा रहता। बच्चियों को तो क्या कहा जाए, खुद दया का दिल इस सन्नाटे पर हौलता सा रहता। पहली मंजिल पर रामशरण और सुमन का बड़ा सा बेडरूम था, जिसमें सब सुविधाएं थी। दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम संजय और मधु का था और एक कमरा बच्चियों का था। किचन पहली मंजिल पर ही था, जहां टिया और रिया सारे दिन ऊपर नीचे दौड़ा करती थी। वहां अब पूरा दिन बस दया के आगे पीछे रोती सिसकती घूमती और फिर थक कर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेटी रहती। अपने अंतिम दिनों में जब मधु को एहसास हुआ कि वो भी नहीं बचेगी, तो उन्होंने लखनऊ में रहने वाले अपने भाई अनिल को फोन करके कहा था, अनिल, बड़ी मुश्किल से तुमसे बात कर रही हूँ। सुनो, हमारे बाद टिया और रिया का ध्यान रखोगे ना? उनके बारे में सोच सोच कर किसी पल चैन नहीं आ रहा। मेरी बच्चियां। ये कहते कहते मधु फूट फूट कर रो पड़ी थी। अनिल ने कहा था, दीदी आप बस ठीक हो जाओ, सब ठीक होगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। टिया व रिया का परिवार एक बार जो हॉस्पिटल गया, लौटा ही नहीं था। कुछ पड़ोसियों ने अनिल को फोन किया। सब परेशान थे कि अब इन बच्चियों का होगा क्या। सभी उनकी दूर दूर से देखभाल कर रहे थे, पर कितने दिन। अनिल कुछ दिन बाद ही बनारस आया। बच्चियों की हालत देखकर वो हैरान रह गया। एकदम फूल सी खिली रहने वाली बच्चियां मुरझा सी गई थी। उससे लिपट लिपट कर दोनों खूब रोईं। मामा, अब मत जाना कहीं, हमारे साथ ही रहना। दया ही खाना बनाकर दोनों को खिलाती, जो हो सकता उनके लिए करती, पर उसकी भी तो एक सीमा ही थी ना। अनिल के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया जी, बच्चियों का क्या होगा? आप इन्हें अपने साथ ले जाएंगे? मैं भी कब तक यहाँ रहूंगी? क्यों क्यों नहीं रह सकती? देखता हूँ कि दीदी की अलमारी में कुछ पैसे रखे हों तो कुछ ले लो और रहो बच्चियों के साथ। तुम्हारा कौन सा घर परिवार है? अनिल ने टिया को पुचकारा, बेटा, मम्मी की अलमारी की चाबी है ना? मामा, दया मौसी के ही पास है। अनिल ने दया की तरफ घूर कर देखा तो उसने कहा, जिस दिन संजय भैया नहीं रहे, उसी दिन मधु दीदी को शायद अपने जाने की आशंका भी हो गई थी। उन्होंने मुझे चाबी रेखा दीदी के यहाँ जाकर देने के लिए कहा था, पर मैं बच्चियों को छोड़कर निकल ही नहीं पाई। फिर वो भी आती हैं तो मैं भूल जाती हूँ उन्हें चाबी देना। कौन रेखा? संजय भैया के साथ उनके ऑफिस में काम करती हैं। इस गली में आगे जाकर रहती हैं। इस समय बच्चियों के पास बस वही आती जाती हैं। लाओ चाबी मुझे दो।
दया उसे चाबी देना तो नहीं चाह रही थी, पर मजबूर थी, दे दी। अनिल ने मधु की अलमारी खोली, उसमें रखे रुपयों में से कुछ दया को देते हुए कहा, ये रख लो, बच्चों की देखभाल तुम ही को करनी है। पर मैं कब तक करूंगी? आप इन्हें अपने साथ ले जाते तो अच्छा होता। नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। टिया और रिया ये सुनकर रोने लगी। अनिल ने मधु की अलमारी से काफी कुछ निकालकर अपने बैग में रखते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। बच्चियां रोती रह गईं। उनके मामा को उनसे कोई स्नेह नहीं था। झूठे दिलासे देकर वो चला गया। रेखा एक उदार महिला थी, संजय के ऑफिस में ही काम करती थी। संजय और मधु उन्हें घर का सदस्य ही मानते थे। मधु से तो उनकी अच्छी दोस्ती थी। अगले दिन रेखा टिया और रिया से मिलने आई तो उनके लिए काफी चीजें बनाकर लाई थी। दोनों को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। बड़ा नरम दिल था उनका। दोनों के बारे में सोच सोच कर उन्हें चैन नहीं आता। क्या होगा इनका? दया स्थायी रूप से तो इनके साथ नहीं रह पाएगी, ये वो जानती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दया ने अनिल के बारे में बताया तो रेखा भी हैरान रह गई। अलमारी खोल कर देखा तो नाम की धनराशि छोड़ अनिल सब ले गया था। उनका मन वितृष्णा से भर गया। इस स्थिति में भी जो इंसान बेईमानी से काम ले, लूट पाट कर जाए, वो इंसान है भी क्या? रात को वो टिया और रिया के सोने के बाद ही घर गई। दया को इस बार रेखा बहुत कुछ समझा कर गई। ये समय किसी पर भी विश्वास करने का नहीं था। बच्चियों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने उसी मोहल्ले में रहने वाले वकील जयदेव को अगले दिन ही फोन किया और बहुत देर तक उनसे इस बारे में बातें करती रहीं। 2 दिनों बाद ही जौनपुर में रहने वाली टिया रिया की बुआ नीना आकर रोने कलपने लगी। हाय, अभागन बच्चियां सब चला गयन। हमार अम्मा बाबूजी भैया भौजी सब चला गयन। इंकर का होए। सीने पर 2 हत्थड़ मार मार कर रोने का ऐसा नाटक किया कि बच्चियां डर कर ही रोने लगी। दया ने कहा, दीदी अपने आप को संभालो, बच्चियां परेशान हो रही हैं। नहा धोकर खूब डटकर खाने के बाद नीना आराम से गहरी नींद सो गई तो दया ने रेखा को उनके आने के बारे में बता दिया। रेखा ने जो सोचा था उसकी तैयारी करने लगी। नीना सोकर उठी तो पहली मंजिल पर स्थित रामशरण और सुमन के कमरे में जाने लगी, जो उनकी मृत्यु के बाद अक्सर बंद ही रहता था। दया उसके पीछे पीछे जाने लगी तो नीना ने रुखाई से कहा, तू आपन काम कर, हमरे पीछे काहे आवत है? अपने अम्मा बाबूजी के कमरा में का हम 2 मिनट बैठियो नहीं सकत? दया बाहर चली गई पर उसने खिड़की की झीरी से देखा नीना जल्दी जल्दी दिवंगत माता पिता की अलमारी खंगाल रही है। दया ने जल्दी से रेखा को फोन किया। रेखा ने जयदेव को फोन करके बात की और थोड़ी ही देर में बच्चियों के पास पहुंच गई। नीना अभी तक भी अपने माता पिता की एक एक चीज खंगालने में लगी हुई थी। दया ने जाकर उन्हें बताया, दीदी रेखा दीदी आई हैं। नीना पहले भी आने जाने पर रेखा से मिल चुकी थी। आते जाते उनसे जितनी भी बातें हुई थी, रेखा से मन ही मन थोड़ी दूरी सी ही रखी थी। रेखा को देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय, हम अनाथ हो गए, सब चला गए। रेखा ने मन ही मन इस नाटक की सराहना की और कहा, जो हो गया लौटाया नहीं जा सकता। अब तो बच्चियों के भविष्य की चिंता करनी है। जयदेव भी आ गए थे। रेखा ने जयदेव की सलाह पर अपने 2 अच्छे पड़ोसियों को पूरी बात बताकर आने के लिए कह दिया था। वो भी समय से पहुंच गए थे। दया सबके लिए चाय बनाने चली गई। रेखा ने कहा, दीदी आप बच्चियों को अपने साथ ले जाएंगी? आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कैसे कर पाएंगी टिया और रिया अपनी पढ़ाई? अभी भी सब छूट रहा है दोनों का। मैंने इनकी टीचर से बात की है, पर इन्हें एक परिवार चाहिए। दया सब कुछ तो नहीं कर पाएगी ना? ना ना, बड़ी मुश्किल है हमारे साथ, हम बहुत बीमार रहे था, हम इनकर देखभाल ना कर पाऊ। रेखा ने एक नज़र उनके हष्ट पुष्ट शरीर पर डाली और पूछ ही लिया, दीदी क्या हुआ है आपको? संजय और मधु ने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब रहती है। कुछ हुआ होता तो नीना बताती, बात ही बदल दी।
और सोचा कुछ, बच्चियन कहाँ रही है, यहाँ भी दया के साथ ही रह ले तो बुराई का है। धीरे धीरे सब सीख ही लई हैं। थोड़ी बड़ी होती तो हम अपने साथ ले जाती, पर अभी तो इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है, जो हम तो ना कर पाओ। मधु के मायके वालों से पूछ लो। रेखा ने अनिल को फोन मिला लिया और वीडियो कॉल पर उससे इस बारे में बात की। उसने किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जो जयदेव ने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब नीना थोड़ी उलझी, पूछा, ई कौन है? जयदेव जी हैं, वकील हैं, संजय के पड़ोसी भी हैं, और इस मामले में बच्चियों के लिए क्या बेहतर होगा, यही बात करने हम अभी आए हैं। जयदेव ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। हम पहले सारे सामान की सूची बनाएंगे, जिससे बच्चियों का हक कोई मार कर ना ले जाए। जो भी सामान घर में है, बच्चियों का हक है उस पर। आप लोगों में से कोई भी बच्चियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इस समय टिया और रिया से ही पूछ लेता हूँ कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं। इतना कहकर उन्होंने दया से कहा, बच्चियों को बुला दो, दया बहन। बच्चियां सीधे आते ही आदतन रेखा से सटकर बैठ गईं। जयदेव ने पूछा, बेटा आप ही बताओ कि आप किसके साथ रहना चाहती हो? अकेले तो नहीं रह पाओगी ना बेटा? टिया और रिया ने एक दूसरे का मुंह देखा, झुककर एक दूसरे के कान में कुछ कहा और रेखा से चिपट गईं। एक साथ बोली, रेखा आंटी के साथ रहना है। रेखा ने भाव विभोर होकर दोनों को सीने से चिपटा लिया। आंसू बह निकले। मेरी बच्चियां, हाँ, मेरे साथ रहेंगी। नीना के चेहरे पर बला टलने वाले भाव आए और झेंपती हुई वो मुस्कुरा दी। पड़ोसी रोहित और सुधा ने भी उठकर बच्चियों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, रेखा आंटी के साथ रहना, और हम भी हैं ही। तुम हमारा ही परिवार हो अब बेटे। बच्चियां बहुत दिनों बाद मुस्कुराई थी। दया ने भी अपनी आंखें पोंछी। जयदेव ने कहा, कानूनी प्रक्रिया तो मैं संभाल ही लूंगा, अब कोई चिंता नहीं। पहले जरा आज ही हम सारे सामान की एक लिस्ट बना लें। फिर नीना की तरफ देखते हुए पूछ लिया, अभी आपने किसी की अलमारी से कुछ लिया तो नहीं है ना? ना ना ना, मैं तो अपने माँ पिताजी की एक एक चीज उनकी याद में देख रही थी। काफी सामान संभाल रखा है अम्मा ने। पता नहीं कितना सोना चांदी रखा है अम्मा ने। कबहू बताओ बोई नाही कहिन। लालच से भरा स्वर सबको दुखी कर गया। ये समय ऐसा था कि सिर्फ बच्चियों के बारे में सोचा जाना चाहिए था, पर बच्चियों के मामा और बुआ को घर में रखे रुपए पैसे और कीमती सामान में ज्यादा रुचि है। ये बात सबका दिल दुखा गई। वहीं रेखा की निस्वार्थ दोस्ती और स्नेह से भरे दिल पर सबको गर्व हो आया। जयदेव ने वहीं बैठे बैठे अपना काम शुरू किया और रोहित व सुधा रेखा और दया के साथ मिलकर अब एक एक सामान एक फाइल में नोट करते जा रहे थे। बच्चियां दया से पूछ रही थी, मौसी, यहाँ अब आप अकेली रहोगी? नहीं, मैं भी गांव जाऊंगी, वहाँ मेरा घर है। जब भी तुम कहोगी वापस आ जाऊंगी और बीच बीच में तुमसे मिलने आती रहूंगी। मौसी, अब रात को अकेले भी नहीं सोना पड़ेगा ना हमें? हाँ मेरी बच्चियों, अब कोई डर की बात नहीं, हिम्मत रखना। कहकर दया ने उनके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और दुखी मासूम से चेहरे चूम लिए। टिया और रिया रेखा के पीछे पीछे घूम रही थी। जीवन भर नन्हे हाथों के स्पर्श को तरसा मन जैसे नजरों ही नजरों में उन पर स्नेह लुटा रहा था। रेखा निसंतान थी। पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी। आज बच्चियों को अपने साथ साथ चलते देख, उनके मुस्कुराते चेहरे देख दिल को ऐसी ठंडक से मिली जो वो किसी को भी समझा नहीं सकती थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।